हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। इंडियन पॉलिटी की 2 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम तीसरी क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने भारतीय संवैधानिक विकास की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे हमारे पास जो अधिनियम आया था उसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। तो आज हम 1919 के अधिनियम की चर्चा करने वाले हैं। 1919 के अधिनियम की चर्चा करूं इससे पहले मैं आपको इतिहास में लेना चाहता हूं कि 1909 से लेके 1919 तक भारत की जो राजनीति है उसमें क्या परिवर्तन आया और किस तरह से 1919 की जो एक्ट थी उसकी परिस्थितियां बनती चली गई और उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या क्या मिला। एक बात हमेशा याद रखना, अंग्रेजों ने अपनी इच्छा से हमें कुछ नहीं दिया था। जो कुछ हमें दिया था वो उनकी मजबूरी बनती चली गई थी और उस मजबूरी के तहत वो हमें हमारे अधिकार कह दूं मैं या हमारे राइट्स हमें देते चले गए थे। तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी 1909 से लेके 1919 के बीच में कि 1919 के एक्ट के जो रीजन हम देखेंगे वो हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? 1914 से लेके 1918 के बीच में। और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों की हालत जो थी वो थोड़ी पतली हो गई थी और अंग्रेज चाहते थे कि जो भारतीय सिपाही हैं वो अंग्रेजों की फेवर से प्रथम विश्व युद्ध लड़े, लेकिन भारतीय युवाओं ने, भारतीय सिपाहियों ने लड़ने से मना कर दिया था। इसी बीच हमारे बीच में एंट्री होती है महात्मा गांधी की। 1916 को महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौट के आते हैं और जब यहाँ की परिस्थितियों के बारे में जानते हैं तो उनको लगता है और वो फील करते हैं कि जो अंग्रेज है प्रथम विश्व युद्ध में उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो तानाशाही ताकतें हैं, हिटलर, मुसोलिनी थे, उनके खिलाफ अंग्रेज लड़ रहे थे। महात्मा गांधी का ये मानना था कि अंग्रेज जो हैं वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यदि लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध किया जा रहा है तो उस युद्ध के अंदर हमें भाग लेना चाहिए। ये महात्मा गांधी का खुद का पर्सनल विचार था और इसी विचार के फलस्वरूप उन्होंने क्या की थी भाई, भारतीय जनता से ये अपील की थी कि हमें युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिए। और उनकी अपील का ही यह रिजल्ट हुआ कि भारत से हजारों की तादाद के अंदर युवा लोग या भारतीय सिपाही जो है अंग्रेजों के फेवर में युद्ध लड़ने के लिए गए थे। अंग्रेज भारतीयों के इस एहसान के तले दबे हुए थे और आपको याद होगा कि गांधी जी के इसी एहसान की वजह से अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि भी प्रदान की थी। वो यही रीजन था कि गांधी जी ने सपोर्ट किया था 1914 से 1918 का जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके अंदर अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। तो पहली बात तो अंग्रेज लोग थे गांधी जी के एहसान के तले दबे हुए थे। वो उस एहसान का जो उत्तर हमें देना चाहते थे, उसको हम कर्ज कहते हैं ना, कर्ज अदा करना चाहते थे। ये परिस्थिति हमारे पास बनी हुई थी। दूसरा, इस दौरान क्या होता है, होम रूल लीग जो है वो होम रूल आंदोलन एक सफल आंदोलन हमारे पास साबित होता है 1914-15 के बीच में एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक की अगुवाई के अंदर। इससे पहले यदि हम बात करें तो केवल हमारे पास कांग्रेस ही हुआ करती थी, लेकिन अब होम रूल लीग जो है उसका भी सफल आंदोलन हुआ है। तो जनता स्वतंत्रता के प्रति और ज्यादा एकजुट होने लगी है, अर्थात भारतीयों की ताकत जो है बढ़ने लगी है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, इसी टाइम 1916 की यदि मैं बात करता हूं तो 1916 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ के अंदर, जिसे लखनऊ अधिवेशन कहा जाता है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और उस लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस के जो 2 पार्ट बंट गए थे, सूरत की फूट के अंदर हमने देखा था कि 2 भागों में विभक्त हो गई थी कांग्रेस। कौन कौन से भाग थे भाई? पहला था गरम दल और दूसरा नरम दल। गरम दल तथा नरम दल का वापस से क्या हो जाता है भाई, विलय हो जाता है। अर्थात कांग्रेस जो 2 भागों में बंटी थी, कांग्रेस की पावर आधी आधी हो गई थी, वो पावर वापस क्या हो चुकी है भाई, एक हो चुकी है। साथ ही साथ इस लखनऊ अधिवेशन के अंदर एक काम और होता है, आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा ये सब कुछ, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों एक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम धर्म की बातें बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमें स्वतंत्रता का जो आंदोलन है उसको एक होकर लड़ना चाहिए। अर्थात ये चारों धड़े, गरम दल, नरम दल एक हो गया, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक हो गई। ठीक उसके विपरीत हो रहा है जैसा 1909 के अंदर हुआ था। 1909 में हम बंट गए थे, हमारी ताकतें बंट गई थी, ये सारी ताकतें बंट गई थी, अब हम एक होते जा रहे हैं। 3 फैक्टर थे। पहला फैक्टर, गांधी जी के एहसानों के तले
दबे हुए लोग थे। दूसरा फैक्टर, होम रूल आंदोलन भी सशक्त होता चला जा रहा था, सफल आंदोलन हुआ था होम रूल का। और तीसरा, हमारे पास ग्राम दल तथा नरम दल एक हो गए थे, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक हो गए थे। इस वजह से भारतीयों का जो पॉइंट था ना, या भारतीयों का जो पक्ष था, वो थोड़ा मजबूत होता दिख रहा था। मजबूत होते हुए पक्ष में वो समझ गए थे कि अब हमें भारतीयों को कुछ ज़्यादा अधिकार देने पड़ेंगे, ज़्यादा राइट्स देने पड़ेंगे, भारतीयों के लिए हमें कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। और इसी का परिणाम हम देखते हैं 1919 के अधिनियम के अंदर। 1919 के अधिनियम में हम देखेंगे कि काफ़ी कुछ भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए हमारे पास किया गया है। 1919 का जो अधिनियम बना, उससे पहले 1917 के अंदर मॉन्टेग्यू, चलो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है, जिस तरह से हमने 1909 के अधिनियम का एक अलग नाम देखा था, उसी तरह से 1919 के अधिनियम का भी अलग नाम है। आप सभी अच्छे से जानते होंगे, मेरे बताने से पहले ही आपने बोल दिया होगा। तो इसका दूसरा नाम क्या है भाई? इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तो आज हम इस अधिनियम की बात करने वाले हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। जिस तरह से हमने कल देखा था कि जो पहला नाम होता है वो नाम था भारत सचिव का, तो मॉन्टेग्यू उस टाइम भारत सचिव हुआ करते थे, और चेम्सफोर्ड उस टाइम क्या हुआ करते थे भाई? वायसराय हुआ करते थे। तो इस अधिनियम के आने से पहले 1917 के अंदर मॉन्टेग्यू तथा चेम्सफोर्ड ने एक रिपोर्ट लंदन के अंदर पेश की थी, लंदन की संसद के अंदर। उसी रिपोर्ट के आधार पर इस बिल को बनाया गया था। उस रिपोर्ट में पहली बार अंग्रेजों ने ये माना था, 20 अगस्त 1917 को रिपोर्ट पेश की गई थी, और इस रिपोर्ट में पहली बार ब्रिटेन की संसद ने यह माना कि हमें भारतीयों के लिए उत्तरदायी सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस रिपोर्ट में पहली बार उन्होंने, कब भाई? 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को लंदन की पार्लियामेंट के अंदर वो कहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है, वो कहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है? कि भारत के अंदर एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, भारत में एक उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इससे पहले कभी भी अंग्रेजों ने हमारे लिए, हमारी सरकार की बात नहीं की थी। पहली बार है किसी अधिनियम के अंदर अंग्रेज हमारे लिए ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। सेम बात उन्होंने 1919 का जब अधिनियम बनाया, उसकी प्रस्तावना के अंदर यही बात लिखी कि हम चाहते हैं कि भारत में क्या बने भाई? एक उत्तरदायी सरकार बने, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, जो भारतीयों के प्रति उत्तरदायी हो, भारतीयों के प्रति उसकी क्या हो भी? जवाबदारी हो। तो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना के अंदर भी उन्होंने इस बात को लिख दिया था। अब हम देखते हैं 1919 के अधिनियम में उन्होंने क्या क्या किया था। सबसे पहला तो उन्होंने किया था कि जो हमारे पास संघ था, राज्य थे, तथा जो हमारे पास केंद्र सरकार थी, या मैं ये कह दूं जो गवर्नर जनरल या वायसराय था तथा जो गवर्नर थे, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया, कामों का बंटवारा कर दिया कि ये काम जो है गवर्नर जनरल करेगा और ये काम जो है गवर्नर करेगा। ठीक इसी हिसाब से जैसे आज के टाइम में हमारे पास है, कुछ काम जो है हमारे पास केंद्र सरकार के लिए फिक्स हैं और कुछ काम हमारे लिए राज्य सरकार के लिए फिक्स हैं। ठीक वैसा ही किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि संघ तथा राज्यों के बीच में कामों का क्या किया गया भाई? बंटवारा किया गया है। तो 1919 में पहला जो काम हुआ था वो हुआ था संघ तथा राज्यों के बीच में, संघ तथा राज्यों के बीच में किसका बंटवारा भाई? कार्यों का बंटवारा किया गया है। संघ में हमारे पास कौन है? संघ में हमारे पास है वायसराय, मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो वायसराय को दिए गए हैं। राज्य में हमारे पास कौन है? राज्य में हमारे पास है गवर्नर हैं। तो कुछ काम दे दिए गए भी ये आप गवर्नर के करने के लिए काम है, और कुछ काम दे दिए गए ये काम कौन करेगा? वो वायसराय कहेगा। यदि इस व्यवस्था की यदि हम बात करूँ ना कि आधे काम संघ कर रही है, आधे काम राज्य कर रही है, आज के टाइम में ये जो व्यवस्था है इसे हम कहते हैं संघात्मक ढांचा। तो इस व्यवस्था को देख के हमें ऐसा लगता है कि भारत का जो संघात्मक ढांचा है ना, उसका विकास यहाँ से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनता है कि भारत के संघीय ढांचे की शुरुआत, भारत में संघीय ढांचे की शुरुआत
यदि मैं बात करूं संघीय ढांचा क्या होता है, तो जस्ट हम आगे आने वाली दूसरी या तीसरी क्लास के अंदर जब भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे होंगे उसके अंदर हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे संघीय ढांचा क्या होता है तथा एकात्मक सरकार जो है वो क्या होती है, डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए मैं केवल इतना बता दूं, जब दो सरकारें होती है, केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है, दोनों के पास अलग अलग पावर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संघीय ढांचा कहते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है, संघ में हमारे पास वायसराय को कोई काम दे दिया गया, राज्य के अंदर गवर्नर को काम दे दिया गया, तो एक हिसाब से मैं कह सकता हूं भारत में संघीय ढांचे की क्या हो रही है भाई, शुरुआत हो चुकी है यहां पर। तीसरा जो उन्होंने काम किया है वो क्या किया है भी, जो वायसराय के काम हैं उनको तो वैसे का वैसा रखा गया कि सारे काम वायसराय ही करेगा, लेकिन जो गवर्नर के काम थे या जो प्रांतों के अंदर गवर्नर थे, राज्य के अंदर गवर्नर थे, गवर्नर के काम को दो भागों में बांट दिया गया। क्या किया गया भाई, गवर्नर जो हमारे पास है ना, तो गवर्नर के काम को क्या किया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो उसका काम है उस भाग को रखा गया है आरक्षित विषय या आरक्षित सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, और दूसरा जो भाग है उसे रखा गया है हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो पहला भाग क्या रखा गया भाई, आरक्षित विषय, पहला भाग बना दिया गया आरक्षित विषय और दूसरा भाग बना दिया गया हस्तांतरित विषय। ये हम बात कर रहे हैं गवर्नर के काम की, वायसराय के काम की हम बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नर के काम की हम बात कर रहे हैं। या गवर्नर हमारे पास क्या यहाँ पर है, गवर्नर यहाँ पर हमारे पास राज्य के अंदर है या प्रांत के अंदर है। तो प्रांतों को जो काम दिए गए हैं उन कामों को दो भाग में बांट दिया गया, पहला आरक्षित विषय दे दिए गए और दूसरा कौन सा विषय बना दिया गया भाई, हस्तांतरित विषय बना दिया गया। आरक्षित विषय कौन से होंगे तथा हस्तांतरित विषय कौन से होंगे। आरक्षित विषय के अंदर वो सभी काम आएंगे जिन कामों को गवर्नर खुद करेगा या गवर्नर की जो कार्यकारी है, कार्यपालिका है ना गवर्नर की, उसके माध्यम से गवर्नर करेगा, तो उसे हम कहेंगे आरक्षित विषय। स्थानांतरित विषय कौन से हैं, स्थानांतरित विषय वे विषय हैं जो ट्रांसफर कर दिए गए हैं विधान परिषद को। देखो मैं बार बार आपको बोलता हूं, जो हमारे पास वायसराय की परिषद है ना, चाहे गवर्नर की है, सेम ऐसा ही सिस्टम हमारे पास है, चाहे वायसराय की परिषद की बात करूं मैं, चाहे गवर्नर की परिषद की बात करूं, परिषद हमारे पास सेम है। उसके दो भाग हमारे पास हैं, एक हमारे पास है उसकी कार्यकारी परिषद, उसकी कार्यकारी परिषद, दूसरा भाग हमारे पास है उसकी विधायी परिषद। आज के टाइम पे यदि मैं बात करता हूं तो एक है कार्यपालिका, दूसरी है विधान पालिका। जो कार्यकारी परिषद है, यदि कार्यकारी परिषद काम करेगी तो वो हमारे पास कौन से विषय है, आरक्षित विषय है। कार्यकारी परिषद के लिए कौन से विषय भाई, आरक्षित विषय। और यदि विधायी परिषद काम करेगी, या जो विधान परिषद के अंदर हमने देखा ना, हमारे भारत से चुने हुए लोग जा रहे हैं, भारत के जनप्रतिनिधि भी जा रहे हैं, भारतीयों को उसके अंदर हिस्सेदारी मिलने लगी है, कल की क्लास में हमने देखा था। तो जो ये विधायी परिषद जो काम करेगी ना, वो कौन से काम होंगे भाई, हमारे पास हस्तांतरित विषय। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आरक्षित विषय कौन से हैं, आरक्षित विषय वो हैं जहाँ पर गवर्नर खुद काम करेगा, जहां पर गवर्नर खुद काम करेगा या गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से कार्य करेगा। किसकी सहायता से भाई, कार्यकारी परिषद की सहायता से काम करेगा, उसको तो हमने कह दिया आरक्षित विषय। दूसरा हस्तांतरित विषय कौन से हैं, हस्तांतरित सब्जेक्ट हमारे पास वो हैं जिन पर गवर्नर काम करेगा, लेकिन गवर्नर किसकी सहायता से काम करेगा, गवर्नर अपनी विधान परिषद की सहायता से काम करेगा, गवर्नर अपनी विधान परिषद की सहायता से काम करेगा। और यदि मैं विधान परिषद की बात करता हूं तो विधान परिषद में हमारे द्वारा भेजे गए लोग हैं, हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए लोग हैं। तो कई बुक्स में यह भी लिखा आता है गवर्नर जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे, उन जनप्रतिनिधियों की सहायता से काम करेगा। किसकी सहायता से भाई, गवर्नर जनप्रतिनिधियों की सहायता से काम करेगा। तो ऐसे विषय को क्या कहा गया है, हस्तांतरित विषय कहा गया है। गवर्नर के काम को दो भागों में बांट दिया गया, गवर्नर के काम को दो भागों में बांट दिया गया। इसी व्यवस्था को कहा गया है द्वैध शासन प्रणाली। दोबारा से बोल रहा हूं, गवर्नर के काम को दो भागों में बांट दिया गया, इस व्यवस्था को ही क्या कहा गया है भाई, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली भी कहा जाता है, कई बुक्स के अंदर दोहरा शासन प्रणाली भी लिखा हुआ है, दोहरी शासन प्रणाली ये भी कहा जाता है। और इंग्लिश में यदि मैं बात करता हूं तो डायआर्की कहा जाता है इसको। तो यही हमारे लिए क्या है भाई, डायआर्की है।
द्वैध शासन प्रणाली हमने कल भी देखा था, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर भी शुरुआत की जाती है द्वैध शासन प्रणाली की। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी, उसके अंदर सेंटर के अंदर हमें दो अलग अलग चीजें बनाई गई थी, निर्देशक मंडल तथा कंट्रोल पैनल जो बनाया गया था, उनको कहा गया था द्वैध शासन प्रणाली, जिसे 1858 के एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया। एक द्वैध शासन प्रणाली वो थी, एक द्वैध शासन प्रणाली या द्वैध शासन व्यवस्था हमारे पास ये है, दोहरा शासन व्यवस्था हमारे पास ये है, जो शुरू की गई है 1919 के अधिनियम के तहत। कहाँ शुरू की गई है? प्रांतों में शुरू की गई है। और इसके तहत क्या किया गया है भाई, जो गवर्नर के काम हैं उसको आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय के अंदर बांट दिया गया है। आरक्षित विषय वे विषय हैं जहां पर गवर्नर खुद काम करेगा अपने कार्यकारी परिषद की सहायता से, और जो हस्तांतरित विषय हैं वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं किसको भाई, गवर्नर की विधान परिषद जो है उसको ट्रांसफर कर दिए गए हैं, या विधान परिषद के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनकी सहायता से गवर्नर काम करने वाला है। तो मुख्य मुख्य काम हमारे पास ये किए गए। पहला काम तो संघ तथा राज्यों के बीच कार्य का बंटवारा कर दिया गया, तथा दूसरा काम क्या किया गया भाई, गवर्नर के काम का क्या कर दिया गया है, डिवाइडेशन कर दिया गया है आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय के रूप में। मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। जो कुछ भी इस पैनल के ऊपर मैं लिख रहा हूं वो आप लिखते रहिएगा, जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसको भी लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि एग्जाम के टाइप में आप अपने नोट्स का रिवीजन कर सको और इन क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा उठा सको। दूसरा, यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा अपने उन दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए जो पॉलिटी की अच्छी क्लासेस की तलाश के अंदर अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं। तो हमने अब तक देखा है 1919 के अधिनियम के दो काम। पहला, संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत हो गई है, शुरुआत ही हुई अभी संघात्मक व्यवस्था का प्राथमिक चरण है ये हमारे पास। और दूसरा हमने क्या देखा है, जो भी हमारे पास गवर्नर के काम थे, गवर्नर के काम या प्रांतों के अंदर क्या किया गया, अभी द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई है, दोहरी व्यवस्था लागू कर दी गई है। तीसरा काम क्या किया गया है, तीसरा काम किया गया है जो केंद्रीय विधानमंडल हमारे पास है, केंद्रीय विधानमंडल, उसको बना दिया गया है द्विसदनात्मक। किसको भाई, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल को क्या बना दिया गया है, द्विसदनात्मक। मतलब अब केंद्रीय विधानमंडल के अंदर दो सदन होंगे, द्विसदनात्मक बना दिया गया है केंद्रीय विधानमंडल। फिर से देखना, वापस मैं बार बार यही स्ट्रक्चर आपके सामने रखता जाऊंगा। ये हमारे पास वायसराय हैं, वायसराय की कार्यकारी हमारे पास है वो दो भागों में विभक्त है। पहला हमारे पास क्या है, कार्यकारी परिषद, और दूसरी हमारे पास क्या है, विधान परिषद। दूसरी क्या है भाई हमारे पास, विधान परिषद। जो ये विधान परिषद है ना, इसी को क्या कहा गया है, केंद्रीय विधानमंडल। इस केंद्रीय विधानमंडल को अब बांट दिया गया है दो चरणों, दो हाउस के अंदर। इसमें दो हाउस काम करेंगे, जैसे कि आज हमारे पास संसद में दो हाउस काम करते हैं, उच्च सदन तथा निम्न सदन। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अब हमारे पास क्या काम करेंगे, दो हाउस काम करेंगे। पहला हमारे पास होगा उच्च सदन और दूसरा हमारे पास क्या होगा भाई, निम्न सदन होगा। एक हमारे पास होगा उच्च सदन और दूसरा हमारे पास क्या होगा, निम्न सदन। जो उच्च सदन होगा उसका नाम रखा गया था राज्य परिषद। उच्च सदन का नाम क्या रखा गया था भाई, राज्य परिषद। और इसी राज्य परिषद को आज के टाइम में यदि मैं बात करता हूं तो आज के टाइम में हम क्या कहते हैं भाई, राज्यसभा के नाम से जानते हैं। जो निम्न सदन था, निम्न सदन का नाम रखा गया था केंद्रीय विधानसभा। नाम याद रखना भाई, ये नाम पूछे जा सकते हैं। निम्न परिषद का नाम क्या रखा गया था, केंद्रीय विधानसभा। और इसी केंद्रीय विधानसभा को यदि मैं आज के टाइम की बात करता हूं तो आज हम इसको किस नाम से जानते हैं, आज हम इसको जानते हैं लोकसभा के नाम से। अर्थात क्या हुआ है भाई, विधान परिषद का द्विसदनात्मक कर दिया गया। अब दो हाउस होंगे, उच्च सदन होगा तथा निम्न सदन होगा। जैसा राज्यसभा है उसकी जगह राज्य परिषद होगी, जैसी आज हमारे पास लोकसभा है उसी तरह उस टाइम क्या रखी गई थी, केंद्रीय विधानसभा रखी गई थी। अगला जो काम किया गया है वो किया गया है, जो विधान परिषद के जो मेंबर चुने जाने हैं, राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा के जो मेंबर चुने जाने हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाएंगे। अब तक प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। अब वोट देने का अधिकार जो है बढ़ा दिया गया है। 1909 के अधिनियम के अंदर केवल 1 या 2% लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था, वो भी अमीर लोगों को, जमींदारों को, उच्च वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार था।
यहाँ पर जो वोट देने का अधिकार है ना, काफी हद तक बढ़ा दिया गया। लगभग 10-11% लोगों को वोट देने का अधिकार यहाँ दे दिया गया है। और खास बात यह है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार यहाँ पर दिया है। इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो लिख लो यहीं पर आप इंपॉर्टेंट बात। पहली बात तो इनके जो सदस्य हैं वो किससे चुने जाएंगे भाई? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुने जाएंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में डायरेक्ट इनके लिए वोटिंग होगी, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुने जाएंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है भाई? महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार भारत में कब मिला? महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला 1919 के अधिनियम से। महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार मिला। महिलाओं को पहली बार क्या मिला है भाई? मतदान का अधिकार। ये तो बात होगी विधान परिषद की। अब यदि हम बात करते हैं कार्यकारी के अंदर, कार्यकारी परिषद के अंदर 1909 के अधिनियम के अंदर याद करो, मैंने आपको बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वायसराय की जो काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, उसके अंदर किसी भारतीय की नियुक्ति की गई है। अब तक यहाँ पर हम नहीं पहुंचे थे, यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति हमारा पहुंचा था जिसका नाम कल मैंने आपको बताया था, जो सिन्हा साहब थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं, वो पहले व्यक्ति ऐसे थे जो कार्यकारी परिषद के अंदर शामिल हुए थे। अब इस अधिनियम के तहत कह दिया गया है कि कार्यकारी परिषद के अंदर कुल 6 मेंबर हुआ करते थे केवल। यदि मैं कुल सदस्य की बात करता हूं ना, तो इसमें कुल केवल 6 सदस्य ही हुआ करते थे। 1919 के अधिनियम में कह दिया गया इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होंगे ही होंगे। 3 सदस्य भारतीय होंगे। ये क्या कर दिया गया भाई? अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अब हमारा न केवल विधान परिषद के अंदर हमें अधिकार है, हमें रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, बल्कि हमें हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ मिल चुका है? कार्यकारी परिषद के अंदर भी मिल चुका है। और अच्छा खासा प्रतिनिधित्व। कितना प्रतिनिधित्व भाई? 50% लोग हमारे होंगे। 6 हैं कुल, तो 3 उनके होंगे, 3 कम से कम हमारे होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ पर शर्त लगा दी गई कि इस विधान परिषद का जो कमांडर इन चीफ है ना, जो आज हम कह सकते हैं आज के टाइम में चेयरमैन, कमांडर इन चीफ जो है वो कोई भारतीय नहीं हो सकता, वो एक अंग्रेज ही होगा। हमें कमांडर इन चीफ का पद तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुल 6 में से 3 पद जो है हमें जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये प्रावधान हमारे लिए किया गया है। तो अब तक ध्यान से देखो, जो हम पढ़ रहे हैं सारी की सारी अच्छी बातें हमारे लिए हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? मैंने आपको बताया था, परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनती चली जा रही थी। तो केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बना दिया गया है। विधान परिषद में उच्च सदन होगा, निम्न सदन होगा, तथा उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से सभी लोगों को चुना जाएगा। और महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया है। और दूसरी तरफ यदि हम देखें कार्यकारी परिषद के अंदर, तो कुल 6 मेंबर हैं, उनमें से कम 3 मेंबर हमारे होंगे। कंपलसरी कर दिया गया था, 50% रिजर्वेशन हमें दे दिया गया है। और दूसरा यदि हम देखें, एक शर्त भी लगा दी गई है कि जो कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ हमारा नहीं होगा। वो कौन होगा भाई? एक अंग्रेज ही होगा। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं अगली वीडियो के अंदर आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अन्यथा मैं कोशिश करता हूं कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन राइज ही न हो। फिर भी आपका सोचने की शक्ति असीमित है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो वहां से आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिएगा और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा ही करूंगा। हम देखते हैं कि अगला इसके अंदर जो पॉइंट है, अगला जो काम है इसके अंदर क्या किया गया है हमारे लिए। पिछले हमने एक्ट के अंदर देखा था कि विशिष्ट सिविल परीक्षा जो है, या जिसको मैं आज के टाइम में यदि बोलूं तो IAS की परीक्षा, उसमें भारतीयों को प्रवेश लेने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन जो अनुमति थी ना, वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड थी। कैसे थी? पेपर केवल इंग्लैंड के अंदर होता था, यहाँ पर पेपर ही नहीं होता था। दूसरा, पेपर के लिए आपने पार्टिसिपेट करना है तो 23 साल की उम्र मैक्सिमम उम्र थी, इससे ज़्यादा की उम्र ही नहीं थी। 23 साल की उम्र में आपको IAS बनना पड़ता था। 23 साल 1 दिन के हुए आप IAS से बाहर हो जाते थे। तीसरा, लॉर्ड मैकाले ने हमारे लिए शिक्षा नीति बनाई थी और उनकी शिक्षा नीति कुछ इस हिसाब से थी कि भारतीयों को केवल इतनी ही एजुकेशन दो कि ये हमारे लिए कर्मचारी बन सके, लिए हमारे लिए बाबू बन सकें, ये अफसर बन के हमारे ऊपर नहीं बैठ सकें। तो ये कुछ परिस्थितियाँ थी जिनके तहत मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कह तो दिया था कि आप IAS बनने लायक हो या आप IAS की परीक्षा में पार्टिसिपेशन कर सकते हो, लेकिन हम IAS बनने के जो चांसेस थे बहुत रेस्ट्रिक्टेड किए गए थे। जो कांग्रेस थी वो लगातार ये मांग करती आ रही थी कि कम से कम
जो पेपर है वो इंडिया के अंदर तो होना चाहिए, इस बात की मांग लगातार उठ रही थी। तो इस अधिनियम के अंदर पहली बार उन्होंने ये कहा है कि भारत के अंदर जो उच्च सेवा शिक्षा है उसके एग्जाम इंडिया के अंदर होंगे और उसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा और उस आयोग का नाम रखा गया लोक सेवा आयोग बनाने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया था। तो पहली बात, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया भाई, लोक सेवा आयोग बनाने का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन यदि आता है कि भारत में लोक सेवा आयोग बनाने का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था, तो कौन से एक्ट के तहत किया गया था भाई, 1919 के एक्ट के तहत। इसी प्रावधान के तहत एक आयोग गठित किया जाता है जिस आयोग का नाम रखा जाता है ली कमीशन, और ली कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपता है 1926 के अंदर। ली स्टैनली शायद उनके वो थे, चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में ली आयोग बनाया जाता है और ली आयोग अपनी 1926 में रिपोर्ट भेजता है और ली आयोग कहता है कि भारत में जो कमीशन बनाया जाए उसका नाम रखा जाए केंद्रीय लोक सेवा आयोग CPSC। तो ली कमीशन जो है बनाया जाता है, या ली आयोग कह दो, ली कमीशन कह दो। ली कमीशन अपनी रिपोर्ट कब देता है, 1926 के अंदर कहता है, और 1926 के अंदर उसकी रिपोर्ट के आधार पे भारत में किसकी स्थापना की जाती है, भारत में स्थापना की जाती है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इंग्लिश में यदि बात करूं, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दो क्वेश्चन हमारे पास उठते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान कब किया गया था, तो प्रावधान प्रस्ताव कब रखा गया था, 1919 के अंदर प्रस्ताव रखा गया था कि भारत के लिए ऐसा आयोग हम बनाएंगे। दूसरा, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, यदि स्थापना पूछा जाए, स्थापना कब की गई थी भाई, 1926 के अंदर की गई थी। किस नाम से की गई थी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से की गई थी, और क्या था भाई, किस कमीशन के आधार पर, किस सिफारिश के आधार पर की गई थी, ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। अर्थात यदि अब हमारे इंडिया के अंदर CPSC बन चुका है, आयोग बन चुका है, तो पेपर भी अब यहीं पर होंगे। तो भारत के अंदर IAS के पेपर होने भी शुरू हो गए थे। दूसरा, जो CPSC जो था ये केंद्र सरकार के लिए भी अधिकारियों की नियुक्ति करता था और दूसरा राज्य सरकार के लिए भी अधिकारियों की नियुक्ति करता था। दोनों सरकारों के लिए जो उच्च अधिकारी थे उनकी नियुक्ति करने का काम किसका था, CPSC का था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, सब कुछ अच्छा हमने कर लिया, तो इतने सीधे साधे अंग्रेज तो है नहीं कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करते जाएंगे, कुछ बुरा भी करेंगे, डेफिनेटली पूरा करेंगे। 1909 के अधिनियम में हमने क्या देखा था, हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना उन्होंने कर दी थी। उस सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को अब और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। पहले तो केवल मुसलमानों के लिए किया था, अब 4 लोगों के लिए और बढ़ा दिया गया। नंबर 1, जो भारतीय ईसाई थे, ऐसे भारतीय लोग जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। अंग्रेज ना भारतीय लोगों को लालच दिया करते थे कि यदि आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लोगे तो हम आपको लगान में छूट दे देंगे, हम आप पे अत्याचार कम करेंगे, या हम कुछ आपको प्रिविलेज देंगे, सुविधाएं देंगे। इस तरह का लालच देके भारतीयों को कन्वर्ट किया जा रहा था ईसाई धर्म की तरफ, जिसको बोलते थे भारतीय ईसाई। तो अब भारतीय ईसाई लोगों के लिए क्या कर दी गई है भाई, अलग से सांप्रदायिक व्यवस्था शुरू कर दी गई है, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। दूसरा, किसके लिए, जो आंग्ल भारतीय हैं, आंग्ल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 जो है वो कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पिता या दादा कोई अंग्रेज हो और यदि उनकी माँ जो है वो निश्चित रूप से यदि भारतीय है, तो ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है, आंग्ल भारतीय। तो जो आंग्ल भारतीय है उनके लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत कर दी गई है। इसी के साथ साथ जो यूरोपियन लोग भी, अंग्रेजों के अलावा भी कोई यूरोपियन लोग यहाँ रह रहे होंगे ना दूसरे कंट्रीज के, तो उनके लिए भी यहाँ पर अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत कर दी गई है। और चौथा, हमारे पास सिखों के लिए भी। तो पहले जो केवल मुसलमानों के लिए थी, अब और भी बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट काम जो है वो क्या किया गया भाई, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार कर दिया गया है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार पहले कहां तक था, केवल मुसलमानों तक था, अब कहां तक कर दिया गया है। पहला मैंने आपको बताया था, जो भारतीय ईसाई है उनके लिए अलग से सांप्रदायिक क्षेत्र होंगे, निर्वाचन क्षेत्र होंगे। दूसरा, जो हमारे पास एंग्लो इंडियन हैं, आंग्ल भारतीय जिनको हम कहते हैं,
एंग्लो इंडियन जो है उनके लिए होंगे। तीसरा, जो हमारे पास यूरोपियन लोग रह रहे हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होंगे। और चौथा, मैंने क्या बताया आपको अभी, सिखों के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना कर दी गई है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम मैंने आपको बताया है। इसका कारण क्या इसका फंक्शन होता है वो मैंने आपको कल बताया था कि वोट देने का अधिकार भी इन्हीं को ही है और चुनाव लड़ने का अधिकार भी इन्हीं को ही है। मतलब हमारे समाज को बांटने का काम उन्होंने और गहराई से किया है। पहले केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा, अब तो हमें 500 जातियों के अंदर बांट दिया है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा गड़बड़ काम इन्होंने कर दिया है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है भाई, अगला जो काम किया है वो ये किया है, लंदन के अंदर भारतीयों के लिए एक उच्चायुक्त की स्थापना की है। उच्चायालय जिसको हम कहते हैं ना, उसकी स्थापना की है। लंदन में क्या किया है भाई, लंदन में भारतीयों के लिए उच्चायुक्त की स्थापना, फॉर एम्बेसी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट काम, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय की स्थापना। और हमने इससे पहले देखा था भारत सचिव पद हमारे लिए क्रिएट किया गया था। जो भारत सचिव के पास जो काम थे ना, भारत सचिव के ऑफिस के पास जो काम थे, भारत सचिव के कुछ काम किसको दे दिए गए हैं भाई, अब एक नया ऑफिस बनाया गया है लंदन के अंदर भारतीयों के लिए, तो आधे काम भारत सचिव के पास रख दिए गए और आधे काम किसको दे दिए गए हैं भाई, उच्चायुक्त को दे दिए गए हैं। तो भारत सचिव के कुछ कार्य, भारत सचिव के ऑफिस के कुछ कार्य किसको दे दिए गए हैं भाई, उच्चायुक्त कार्यालय को दे दिए गए हैं। ये हमारे पास अलग नेक्स्ट काम किया गया है। अगला पॉइंट और काम क्या किया गया है, मैं आपको बार बार ये बताता आ रहा हूं कि ये जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे कानून बनाए जा रहे हैं ब्रिटिश इंडिया के लिए। जो देसी रियासतें हैं उन पर इन कानूनों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देसी रियासतों के अंदर वहाँ के राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होने हैं। बार बार मैं ये आपको शब्द यूज कर रहा हूँ। लेकिन ये अधिनियम ऐसा अधिनियम था जिसमें पहली बार देसी रियासतों के बारे में भी कुछ किया गया है। क्या किया गया है, जितने भी देसी रियासतें हैं उनकी समस्याओं पे ध्यान देने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है और जिसका नाम रखा गया है नरेंद्र मंडल। एक ग्रुप बनाया गया है मान लो, जिसका नाम रखा गया है नरेंद्र मंडल। और नरेंद्र मंडल की स्थापना 1920 के अंदर की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे भाई, वायसराय इसके अध्यक्ष थे। तथा जितनी भी देसी रियासतें थी उनके राजा महाराजा क्या थे, इसके मेंबर थे। तो पहली बार क्या बनाया गया भाई, देसी रियासतों की समस्याओं की सुनवाई करने के लिए किसकी स्थापना की गई भाई, नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई है। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान तो 1919 में किया गया था। स्थापना कब की गई भाई, 1920 के अंदर की गई। कुछ बुक के अंदर 1921 भी लिखा हुआ आता है, लेकिन मोस्टली बुक के अंदर 1920 लिखा हुआ आता है। तो मैं 1920 को प्रीफर करता हूं। आपकी अपनी इच्छा है 1920 सही माने या 21 सही माने। मेरा मानना है मैं 1920 सही मानना चाहिए। ज़्यादातर बुक किसी को ऐसे ही मानती है। नरेंद्र मंडल की क्या की गई भाई, स्थापना की गई। इसके सदस्य कौन थे, जितने भी भारत के देसी राजा महाराजा थे वो सभी के सभी इसके क्या थे भाई, सदस्य बनाए गए। और नरेंद्र मंडल जो है, नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया, नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था वायसराय को। नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, वायसराय को। अभी तो हमें नरेंद्र मंडल का फायदा नजर नहीं आता, लेकिन जब हम आगे देखेंगे 1947 का अधिनियम देखेंगे ना, तब हमें इस नरेंद्र मंडल का फायदा नजर आएगा। शायद इसी नरेंद्र मंडल की वजह से जो माउंटबेटन थे वो ज़्यादातर रियासतों को भारत में रहने के लिए मना पाए थे। तो इसका फायदा हमें उस टाइम नजर आएगा, अभी तो हमें खास इसका फायदा नजर नहीं आता है। इसके अलावा अगला काम क्या किया गया था भाई, अगला काम ये किया गया था, जैसे मैंने पहले आपको बताया ना कि केंद्र सरकार के काम अलग कर दिए गए थे और राज्य सरकारों के काम अलग कर दिए गए थे। इसी तरह से इस अधिनियम से पहले हुआ करता था, जो बजट था पूरे इंडिया का एक ही बजट पेश किया जाता था और वो पेश करता था केंद्र सरकार। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, केंद्र सरकार केंद्र का बजट पेश करेगी तथा राज्य सरकार राज्य का बजट पेश करेगी। मतलब केंद्र तथा राज्यों के बजट क्या कर दिए गए हैं भाई, अलग अलग कर दिए गए हैं। तो लिख लो, नेक्स्ट काम क्या किया गया है, केंद्र तथा राज्यों के बजट क्या कर दिए गए हैं भाई,
अलग अलग कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है, अब राज्य विधानसभाएं जो हैं वो अपना बजट खुद बना सकती है। और लास्ट के अंदर जो है एक प्रावधान कर दिया गया कि जो हम कानून बना रहे हैं इस कानून में क्या अच्छाइयां रही क्या बुराइयां रही, इस बात की समीक्षा करने के लिए ठीक 10 साल बाद मतलब 1929 के अंदर हम एक वैधानिक आयोग का गठन करेंगे। वो वैधानिक आयोग हमें रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के आधार पे हम इसमें संशोधन करना है तो संशोधन करेंगे, नहीं तो नया अधिनियम लेके आना है तो हम नया अधिनियम लेके आएंगे। तो लास्ट प्रावधान क्या था भाई, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु कब भाई, 10 वर्ष के बाद, ठीक 10 वर्ष बाद क्या किया जाएगा, एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पे हम आगे डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ये हमारे पास था भारत शासन अधिनियम 1929, या मैं कहूँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सॉरी 1919 है, 1929 नहीं है, भारत शासन अधिनियम 1919 बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। बहुत से क्वेश्चन, एक नहीं बहुत से क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 10 साल के बाद हमें एक आयोग बनाना था। कितने साल बाद भाई, 10 साल के बाद, और 10 साल हमारे पास हो रहे हैं 1929 के अंदर। मतलब कि 1929 में हमारे पास एक आयोग का गठन किया जाना था, वैधानिक आयोग, जो इसकी अच्छाई तथा बुराई के बारे में ब्रिटेन सरकार को बताता। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी, ऐतिहासिक घटनाएं कुछ ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से उनको टाइम रहते ही, समय से पहले ही वैधानिक आयोग का गठन करना पड़ता है। 10 साल का टाइम दिया था, लेकिन ठीक 8 साल के बाद मतलब 2 साल पहले ही एक आयोग का गठन किया जाता है और उस आयोग का नाम रखा जाता है साइमन कमीशन। इस आयोग से हम बहुत भली प्रकार से परिचित हैं, साइमन कमीशन। मैंने कहा 2 साल पहले ही कर दिया जाता है इसका गठन, मतलब 1927 के अंदर इसका गठन कर दिया गया। होना कब था भाई, 1929 के अंदर। साइमन कमीशन बहुत अच्छे से जानते हैं, साइमन कमीशन का नाम आते ही साइमन गो बैक, है ना, एक बात हमारे दिमाग में आती है। मतलब हम ये जानते हैं साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। पहली बात साइमन कमीशन के बारे में जाननी जरूरी है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। गठन किया गया था 1919 के अधिनियम की वैधानिक समीक्षा करने के लिए। तो पहली बात तो आप लिख लो, इसका गठन क्यों हुआ था भाई, 1919 के अधिनियम की वैधानिक समीक्षा करने के लिए, वैधानिक समीक्षा हेतु बनाया गया वैधानिक आयोग। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। साइमन जैसे कि नाम है तो ये इसके अध्यक्ष के नाम पे ही रखा गया है, सर जॉर्ज साइमन इसके हमारे पास क्या थे, अध्यक्ष थे। सर उनकी उपाधि थी और जॉर्ज साइमन उनका क्या था, नाम था। यदि इसके कुल सदस्यों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें सदस्य थे, एक अध्यक्ष था और 6 मेंबर और थे, तो कुल मिला के कितने मेंबर हो गए भाई, इसमें 7 मेंबर हो गए। और इन 7 के 7 मेंबर की यदि बात करता हूं तो 7 के 7 मेंबर अंग्रेज थे। 7 के 7 मेंबर क्या थे भाई, अंग्रेज थे। या मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था। ध्यान से देखो, करना क्या है इस आयोग ने, इस आयोग ने ये करना है कि 1919 का जो अधिनियम था वो भारतीयों के लिए अच्छा था या बुरा था। चर्चा तो इस बात की करनी है, समीक्षा इस बात की करनी है कि भारतीयों के लिए अच्छा था या भारतीयों के लिए बुरा था। और 7 लोग बाहर से भेज दिए कि वो चर्चा करेंगे। भाई एक यदि भारतीय होंगे वो बताएंगे तब अच्छी समीक्षा होती, या बाहर से लोग आ गए वो बताएंगे तो अच्छी समीक्षा होगी। आप भी कहेंगे सर यदि जिसके ऊपर समीक्षा करनी है यदि वो खुद बताए तो अच्छी होती। तो भारतीयों की डिमांड यही थी कि यार आप सारे के सारे अंग्रेज लेके आ गए, समीक्षा हमारे ऊपर कर रहे हो कि हमारे लिए अच्छा था या बुरा था, कम से कम आप इसके अंदर 1-2 भारतीय तो रख लेते। आपने 7 के 7 भारतीय रख दिए, इस वजह से भारत के अंदर इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। साइमन गो बैक के नारे इसके अंदर लगे थे। और आपको पता है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इस लाठीचार्ज के अंदर हो गई थी, बहुत कुछ इसके टाइम हुआ था। 7 के 7 अंग्रेज थे, इसलिए इस आयोग को व्हाइट कमीशन का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि हम गोरे लोगों को, अंग्रेजों को व्हाइट पीपल भी कहते हैं ना, तो इसको व्हाइट कमीशन का नाम भी दिया जाता है। विरोध हुआ था कि इसके अंदर सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे।
अब अंग्रेज लोग क्या है, एक नया रास्ता अपना रहे थे कि हमने भारतीयों को क्यों रखा। अंग्रेज कहते कि यार हम किस भारतीय को रखें, आप धर्म के नाम पे बटे हुए हो, जाति के नाम पे बटे हुए हो, मजहब के नाम पे बटे हो, लिंग के नाम पे बटे हुए हो। वो उनका कहना था कि कोई भी भारतीय कभी भी किसी बात पे एकमत तो हुआ ही नहीं। एक व्यक्ति का और विचार है, दूसरे व्यक्ति का और विचार है। हम यदि हर एक ग्रुप से, हर एक धर्म से, हर एक कास्ट से, समुदाय से यदि व्यक्ति रखने लग गए तो हमारे पास जो कमीशन है ना 7 का नहीं 50 का हो जाएगा। और इतना बड़ा कमीशन यदि हम बना दिया हमने तो वो एक मत कभी नहीं होने वाले। तो हम किस भारतीय को रखें। दूसरी बात वो क्या कहा करते थे, उनकी एक थ्योरी हुआ करती थी अंग्रेजों की, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। आपने सुना होगा शायद इसके बारे में हिस्ट्री के अंदर, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अंग्रेज क्या कहते थे कि जो भारतीय लोग हैं ना वो असभ्य लोग हैं, वो जंगली लोग हैं, और इन्हीं असभ्य तथा जंगली लोगों को सभ्यता सिखाने के लिए, इंसानियत सिखाने के लिए ऊपर वाले भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है। तो भारतीयों को चाहिए कि वो हमारा विरोध नहीं करे, हमारा सम्मान करे, हमारी इज्जत करे। वो ये कहते थे व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के तहत। और इसी के तहत हमें क्या करते थे भाई, बेवकूफ़ बना के रखते थे, और पढ़े अनपढ़ भारतीय इनके क्या चक्कर में बेवकूफ़ बन भी जाते थे। इसी थ्योरी के तहत अंग्रेज हमेशा एक बात कहते थे कि भारतीयों के अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो अपना संविधान खुद बना ले। यही बात हमारे भारतीय लोगों को बुरी लग गई। उन्होंने कहा कि आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि आप अपना संविधान खुद बना लो। इसी बात को भारतीय लोगों ने अपने दिल के ऊपर लिया। और एक भारत के फेमस वकील थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। उन्होंने क्या किया, 1928 के अंदर, 27 में ये आयोग आया था ना, 1928 के अंदर उन्होंने भारतीयों की समस्या के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928। क्या कहते हैं भाई, नेहरू रिपोर्ट 1928। कब तैयार की गई और किसके द्वारा तैयार की गई, 1928 में तैयार की गई। और किसके द्वारा तैयार की गई थी भाई, मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। ध्यान से देखना, मैं कड़ी से कड़ी जोड़ता जा रहा हूं। मोतीलाल नेहरू जो पंडित नेहरू जी के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। और रिपोर्ट किसके ऊपर तैयार की गई है भी, भारतीयों की समस्याओं पर रिपोर्ट, भारतीयों की समस्याओं पर रिपोर्ट। अंग्रेजों ने जो ये कहा था ना कि आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि आप अपना संविधान खुद बना सकते हो, उसी बात के जवाब के अंदर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, भारतीयों की समस्याओं के ऊपर रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर फंडामेंटल राइट भी उन्होंने रखे थे। बहुत कुछ जो आज के संविधान में हम देखते हैं ना, वो बातें उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर रखी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा संविधान बनाने की तरफ ये पहला कदम उठाया गया था, पहला प्रयास था किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा संविधान बनाने का। तो क्वेश्चन सीधा आता है, भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास कब किया गया था, कब किया गया था, 1928 के अंदर। किसके द्वारा किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसका नाम क्या था भाई, नेहरू रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, लिखना जरूर, एग्जाम के अंदर हूबहू छपा हुआ पॉइंट मिलता है। भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास, भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास। बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। जैसे मैंने कहा, इसमें इंडियन लोगों की प्रॉब्लम के बारे में बताया गया था, साथ ही साथ हमें जो अधिकार मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट जैसी बात भी इसके अंदर कही गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी भाई हर चीज़ में कमियां कुछ न कुछ रह जाती है। नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की जाती है दो बातों को लेकर, हमेशा हम देखते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट के साथ इन दो बातों को लेकर इनकी हमेशा आलोचना की जाती है। पहली जो आलोचना की जाती है वो इसलिए की जाती है कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर नेहरू जी ने ये कहा था, या जो मोतीलाल नेहरू थे, भाई नेहरू जी जो है, हमेशा हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में यूज़ करते हैं, तो मोतीलाल नेहरू का पूरा नाम ही ले रहा हूँ मैं, कि मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने ये कहा था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है ना, उसको आप जारी रख सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो। इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि आपने इसको हटाने के लिए बात क्यों नहीं की। पहली आलोचना की जाती है कि उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखने की बात कह दी थी, लेकिन हम तो चाहते थे कि वही खत्म हो जाए। दूसरी आलोचना जो की जाती है, इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर
डोमेनियन स्टेटस मांगा था, अधिराज मांगा था, पूर्ण स्वराज नहीं मांगा था। लेकिन अब तक हम देखते हैं होम रूल लीग के अंदर पूर्ण स्वराज मांगा गया था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, स्वराज्य पार्टी के आंदोलन हो रहे थे, वो क्या मांग रहे थे, पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। तो इस टाइम तक पूर्ण स्वराज की मांग उठने लगी थी। लेकिन मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था कि आप हमें डोमेनियन स्टेटस दे दो। मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है, शासन आप करते रहो, सिक्का आपका चलता रहेगा, नाम आपका चलता रहेगा, लेकिन अधिकांश मामलों के अंदर आप हमें क्या दे दो भाई, स्वतंत्रता दे दो। इसे कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो दूसरी आलोचना इसलिए होती है कि इसमें क्या मांगा गया था भाई, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेटस या हिंदी में बोलते हैं इसको अधिराज, अधिराज की मांग की गई है, जबकि पूर्ण स्वराज नहीं मांगा गया। लेकिन इस टाइम तक तो पूर्ण स्वराज की मांग उठने लग गई थी। डोमेनियन स्टेटस का मतलब क्या है भाई, शासन तो आप करते रहो, लेकिन अधिकांश मामलों के अंदर हमें क्या मिल जाए भाई, स्वतंत्रता मिल जाए। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं ना कि वहाँ की महारानी क्या है, महारानी ऑफ लंदन ही वहाँ की महारानी है, लेकिन अधिकांश मामलों के अंदर उनको क्या है, स्वतंत्रता है। ये हमारे पास थी नेहरू रिपोर्ट। अब जिस टाइम मोतीलाल नेहरू ये रिपोर्ट बना रहे थे, उसी टाइम बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत ही फेमस वकील हुआ करते थे, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वैसे तो कांग्रेस से ही खफा रहा करते थे, कांग्रेस के धुर विरोधी थे, और मोहम्मद अली जिन्ना को नेहरू की जो ये रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट भी उनको खास रास नहीं आई। उन्होंने क्या कहा कि नेहरू रिपोर्ट एक फर्जी रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट नहीं है, हमें ऐसा नहीं, हमें ऐसा संविधान चाहिए। तो उन्होंने अपना संविधान खुद बनाया, और जो जिन्ना ने अपना संविधान बनाया था 1929 के अंदर उन्होंने अपना संविधान बनाया, और उसको कहा जाता है जिन्ना रिपोर्ट। क्या कहा जाता है भाई, जिन्ना के 14 सूत्र। तो अगला जो हमारे पास दूसरा प्रयास था भारतीयों के द्वारा, वो थे जिन्ना के 14 सूत्र। और जिन्ना ने अपने 14 सूत्र केवल इसलिए दिए थे क्योंकि वो नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। हाई कोर्ट के वकील थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर वकील थे। बाद में आप सभी जानते हो यही पाकिस्तान के जन्मदाता बनते हैं बाद में। तो अब हम बात करते हैं जिन्ना के 14 सूत्र की। जिन्ना के 14 सूत्र पहली बात तो किसके द्वारा दिए गए भाई, ये दिए गए थे 1929 के अंदर। किसके द्वारा दिए गए हैं भाई, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये दिए गए हैं। और क्यों दिए गए हैं, क्योंकि ये नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। क्यों दिए इन्होंने, क्योंकि ये नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने एक बयान के अंदर लिखते हैं कि ये जिन्ना के 14 सूत्र थे ना, यही बाद में जाके भारत विभाजन की पृष्ठभूमि बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, लाइन पूछी गई है, यूपीएससी के अंदर भी लाइन पूछी गई है कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत विभाजन की पृष्ठभूमि निम्न में से किसे मानते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं कि जिन्ना के जो 14 सूत्र थे ये बाद में भारत विभाजन की पृष्ठभूमि बनते हैं। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि कहा किसने कहा भाई, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ये हमारे पास थी जिन्ना की 14 सूत्र। अब ध्यान से देखना, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उनकी आलोचना इस बात से हुई कि उन्होंने पूर्ण स्वराज नहीं माना था। इसी बात को दूर करने के लिए, इसी कमी को दूर करने के लिए उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू को मौका मिलता है 1929 के अंदर, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था दिसंबर 1929 के अंदर। ये अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है भाई, कांग्रेस का कहाँ का अधिवेशन भाई, लाहौर का अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, दिसंबर 1929 के अंदर हुआ था। उन्होंने अपने पिताजी की हुई गलती को सुधार लिया था। इसके अंदर कैसे सुधारा था अभी बताता हूं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि कहीं पर पंडित नेहरू बोला जाता है तो इन्हीं के बारे में बात हो रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस अधिवेशन के अंदर इन्होंने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
दो महत्वपूर्ण घोषणाएं। पहली घोषणा जो अपने पिता की आलोचना होती थी, उस आलोचना को दूर कर दिया। इन्होंने कह दिया अब हमें केवल और केवल पूर्ण स्वराज चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो पहली घोषणा किस बात की उन्होंने भाई? पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। पूर्ण स्वराज की घोषणा नेहरू जी के द्वारा कर दी गई। और दूसरा इन्होंने क्या किया, आपको पता है, रावी नदी के किनारे इस दिन तिरंगा झंडा भी लहराया गया था इनके द्वारा। दूसरी इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम अगले साल जो है ना 1930 की जो जनवरी आएगी, उस जनवरी का जो अंतिम सप्ताह हमारे पास होगा, लास्ट संडे जो होगा, उस दिन हम क्या बनाएंगे? भारत के अंदर पहला स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। और संयोगवश 26 जनवरी 1930 को हमारे पास रविवार था, अंतिम रविवार। तो 26 जनवरी 1930 को भारत के अंदर पहला स्वाधीनता दिवस बनाया गया। और आपको पता है इसी तारीख को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारत का संविधान लागू कब किया गया था भाई? 26 जनवरी को। और ये 26 जनवरी की तारीख कैसे रखी गई थी? 1930 की जनवरी जो होगी, उसका जो अंतिम संडे होगा, उस दिन हमने क्या बनाना था भाई? भारत का पहला स्वाधीनता दिवस। तो दूसरी घोषणा क्या की गई? 1930 की जनवरी 1930 की जनवरी जो होगी, उस जनवरी का अंतिम रविवार, उस जनवरी के अंतिम रविवार को हम क्या बनाएंगे? भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस बनाएंगे, प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। और अंतिम रविवार किस तारीख को था भाई? 26 जनवरी 1930 को था। तो हमने हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस कब बनाया था? 26 जनवरी 1930 को बनाया था। और 1947 में हम आज़ाद हुए, उससे पहले तक हम 26 जनवरी को हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस बनाया करते थे। ये हमारे पास था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। मतलब कि अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग बड़े जोरों शोरों से उठाई जा रही है। इसी बीच क्या होता है, जो हमने देखा था, साइमन कमीशन देखा था 1930 के अंदर, 1930 के अंदर साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट भेज देता है। और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भेजी तो अंग्रेज सरकार ये चाहती थी, या जो बात करूँ मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ये चाहती थी कि जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के ऊपर भारतीयों के साथ बैठकर डिस्कस किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया, साइमन कमीशन के अंदर तो एक भी भारतीय नहीं था, लेकिन अंग्रेज ये चाहते थे चलो उस कमीशन के अंदर भारतीय नहीं है, आपने उस कमीशन का विरोध किया, उसके बावजूद उसने रिपोर्ट तैयार की है और 1930 के अंदर रिपोर्ट हमारे पास भेज दी है। हम ये चाहते हैं कि वो रिपोर्ट लेके हम यहाँ बैठें, जितने भी भारत के समुदाय हैं सभी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास यहाँ आए, जितने भी रियासतें हैं सभी रियासतों के प्रतिनिधि हमारे पास यहाँ आए, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम की जो हमारे पास संस्थाएं बन चुकी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे स्वराज पार्टी हो, चाहे होम रूल लीग हो, उनके मेंबर हमारे पास आएँ और हमारे साथ बैठें और हम इसके ऊपर डिस्कस करें, ताकि आगे आने वाला संविधान हम भारतीयों की इच्छा से बना सकें। क्योंकि इन्होंने इसके अंदर भी क्या कहा था, हम भारतीयों के लिए उत्तरदायी सरकार की घोषणा करते हैं। तो उत्तरदायी सरकार बनानी थी, भारतीयों के लिए अच्छा संविधान उन्होंने बनाना था, इसलिए उन्होंने भारतीयों को अपने साथ बैठा के डिस्कस करने की उन्होंने कोशिश की थी। और इसी डिस्कस के फलस्वरूप उन्होंने 3 सम्मेलन किए थे, जिन सम्मेलन को बोलते हैं हम गोल मेज सम्मेलन। आपको याद होगा गोल मेज सम्मेलन। तो सबसे पहले क्या हुआ है भाई, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई है। साइमन कमीशन की क्या आ चुकी है भाई, रिपोर्ट आ चुकी है 1930 पे। इस रिपोर्ट पे क्या करना चाहते हैं वो, इस रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना चाहते हैं। किससे विचार विमर्श करना चाहते हैं? भारतीय लोगों से विचार विमर्श करना चाहते हैं, भारतीयों से विचार विमर्श करना चाहते हैं। और इसके लिए वो क्या रख रहे हैं भाई, गोलमेज सम्मेलन रख रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन पहले ऐसे सम्मेलन थे जिनके अंदर भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर बैठने का अधिकार मिला था। अब तक भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर बैठने का अधिकार नहीं था। और आप अच्छे से जानते हो, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932। और यही वो टाइम था जब भारत की राजनीति में प्रवेश होता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसी टाइम भारतीय राजनीति में आते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, कांग्रेस ने इसका विरोध किया,
बात नहीं बनी, असफल हो गया। दूसरा सम्मेलन हुआ गांधी इरविन समझौते का, बात आप सुनते हो, गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप गांधी जी वहां पे पार्टिसिपेशन करने लंदन गए थे। लेकिन लंदन में उनकी और अंबेडकर की तू मैं हो जाती है। वो अंबेडकर चाहते हैं दलितों को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र मिले, गांधी जी नहीं चाहते। गांधी जी बीच में सम्मेलन छोड़ के आ जाते हैं। जैसे ही वो इंडिया के अंदर आते हैं उनको पुणे के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है और इरवदा जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये भी हमारे पास कामयाब नहीं हुआ। तीसरे के अंदर कांग्रेस नहीं थी, बाकी सभी थे। उन्होंने 3 सम्मेलन करवाए थे और उन 3 सम्मेलन के बाद एक रिपोर्ट पेश की जाती है। उस रिपोर्ट को कहा जाता है संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र। क्या कहा जाता है भाई? गोलमेज सम्मेलन हुए 3 और तीनों का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र जारी किया जाता है ब्रिटेन सरकार के द्वारा। संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र। क्वेश्चन आता है संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र जारी किया गया, ये कौन से सम्मेलनों का परिणाम था? तो कौन से सम्मेलनों का परिणाम था भाई? गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। देखो गोलमेज सम्मेलन आपने इतिहास के अंदर डिटेल में पढ़े हैं, यहाँ पर हमारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए पॉलिटी में ये जरूरत थी संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र कब जारी किया गया था भाई? ये जारी किया जाता है 1932 के अंदर, गोलमेज सम्मेलन के बाद में। और यही जो संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र है ना, यही बाद में जाके इन्हीं श्वेत पत्र के आधार पे बाद में जाके बनता है 1935 का अधिनियम, जिसे नाम क्या दिया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम इसी के परिणाम स्वरूप बनेगा हमारे पास 1935 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन 1935 का भारत शासन अधिनियम तो हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया इसके बीच में क्या होता है, डॉक्टर अंबेडकर की भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है 1931। उन्होंने तीनों सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट किया था अंबेडकर ने। और 31 में जो सम्मेलन था जिसमें गांधी जी गए हुए थे मार्च 1931 में, उसमें क्या हुआ, इनके बीच में तू मैं हो गई थी। किस बात के ऊपर हुई थी? अंबेडकर चाहते थे कि जो दलित लोग हैं उनके लिए भी पृथक निर्वाचक क्षेत्र बने, जैसे मुसलमानों के लिए बन चुके हैं, भारतीय ईसाइयों के लिए बन चुका है, सिखों के लिए बन चुके हैं, एंग्लो इंडियन के लिए बन चुके हैं, यूरोपियन लोगों के लिए बन चुके हैं। ठीक इसी तरह से अंबेडकर चाहते थे, किन के लिए चाहते थे? दलितों के लिए चाहते थे। लेकिन गांधी जी का कहना था कि भाई ये हिंदू धर्म के पार्ट हैं, चलो हमें दूसरे धर्मों से तो अलग कर दिया गया, कम से कम हिंदू तो एक होके रहें, हम हिंदू धर्म के 2 टुकड़े कर देंगे तो हमारे बीच की खाई जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए बात नहीं बनी। अंग्रेजों ने देखा यार इस बात का फायदा उठाया जाए, और इसी बात का फायदा उठाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया भाई? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। किस चीज की घोषणा की उन्होंने? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। सांप्रदायिक पंचांग कब बनाया गया? 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को किसकी घोषणा की गई है भाई? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई है। इसके अंदर क्या कहा गया कि अभी तक जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिन लोगों के लिए लागू थी उनके लिए तो लागू रहेगी, साथ ही साथ हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर रहे हैं। किसके ऊपर भाई? दलितों के ऊपर। मतलब कि सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा क्या कर दिया गया है? दलितों को भी पृथक सांप्रदायिक क्षेत्रों की सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए हैं। गांधी जी तो पहले से ही इस बात से खफा थे कि यार ऐसा हम नहीं चाहते हैं। गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों को भी हिंदुओं से अलग कर दिया जाए, इसलिए गांधी जी गोलमेज सम्मेलन भी छोड़ के वापस आ गए थे। तो गांधी जी ने इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया इसका गांधी जी के द्वारा। गांधी जी को मैंने आपको बताया, गांधी जी को 1932 में अरेस्ट कर लिया गया था 1931 के अंदर, और पुणे की यरवदा जेल के अंदर उनको डाल दिया गया था। तो गांधी जी ने उस जेल के अंदर ही क्या किया भाई? आमरण अनशन कर लिया। गांधी जी कहाँ चले गए भाई? आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए। काफी दिन तक गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। डॉक्टर अंबेडकर
अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं हम सांप्रदायिक पंचांग हमारे लागू हो चुका है तो हम इस बात पर अड़े रहेंगे, हमें ये चाहिए ही चाहिए था और हमें मिल चुका है अधिकार। गांधी जी अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कर दिया भाई, आमरण अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मध्यस्थता करते हैं, अंबेडकर तथा गांधी जी के बीच में क्या करवाते हैं भाई, राजीनामा करवाते हैं, समझौता करवाते हैं और उस समझौते को नाम दिया गया पूना पैक्ट। इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट भाई, पूना पैक्ट कह दें या पूना समझौता कह दें। पूना समझौता कब हुआ है, पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था भाई, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है, गांधी जी के बीच में, महात्मा गांधी के बीच में तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। महात्मा गांधी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ है। मध्यस्थता किसने की थी, मध्यस्थता इसकी की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इस समझौते के तहत क्या हुआ, इस समझौते के तहत ये हुआ कुछ तुम चलो कुछ हम चलें और बात बन जाए, वही बात हुई। डॉक्टर अंबेडकर को यह कहा गया कि आप जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की बात है ना उसको त्याग दो, हम आपके लिए ये तो नहीं दे सकते। डॉक्टर अंबेडकर इस बात के लिए सहमत हो गए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा यदि आप हमें अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दे सकते तो आप हमें ऐसा कीजिए कि दलितों को राजनीतिक आरक्षण दे दीजिए, ठीक वैसा ही जैसा आज के टाइम में है। तो गांधी जी इस बात पर राजी हो गए कि हम आपको क्या देते हैं भाई, राजनीतिक आरक्षण देते हैं। तो इसका क्या परिणाम था समझौते का, कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, सांप्रदायिक निर्वाचन जो था दलितों के लिए, वो क्या कर दिया गया भाई, खत्म कर दिया गया। अंबेडकर ने कह दिया अब हम इसकी मांग नहीं करेंगे, लेकिन क्या किया गया, दलितों को राजनीतिक आरक्षण जो है, दलितों को क्या दे दिया गया भाई, राजनीतिक आरक्षण दे दिया गया। राजनीतिक आरक्षण मैंने कल भी आपको बताया था। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब होता है कि वोट भी आप दे सकते हो, खड़े भी आप हो सकते हो, जबकि राजनीतिक आरक्षण का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि खड़े तो आप हो सकते हो लेकिन वोट देने का अधिकार सभी को होगा। जैसा कि आज के टाइम पे हम देखते हैं भारतीय संविधान के अंदर, आज के टाइम में लोकसभा के अंदर तथा विधानसभा के अंदर एससी तथा एससी के लोगों को क्या है भाई, राजनीतिक आरक्षण प्रदान है। ये हमारे पास क्या था भाई, सांप्रदायिक पंचांग था। ये पृष्ठभूमि रहती है और इस पृष्ठभूमि के तहत हमारे पास आगे नया एक्ट बन के आएगा। उस एक्ट का नाम क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ आ रहा होगा। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो पॉलिटी की अच्छी क्लास की तलाश अभी तक कर रहे हैं। मिलते हैं कल फिर नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।